हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं दो आर्टिकल डिस्कस करूंगा, एक एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, एक जो गांधीयन फिलॉसफी है, जो गांधीयन आइडियोलॉजी है उसके बारे में। तो दोनों ही जो आर्टिकल है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा फॉर अपकमिंग प्री एंड मेंस, वो चाहे यूपीएससी हो या फिर डिफरेंट स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन हो। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें लगभग एक साल के अंदर हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट प्रोवाइड की जाएंगी बिफोर प्री एंड मेंस। जो गाइडेंस होगा वो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट हैं उनको कैटर किए जाएंगे, और आपको रिमेडियल क्लासेस की अगर ज़रूरत होती है तो वो भी प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हर टॉपिक में क्लियर रहे। इन हाउस लाइब्रेरी का भी फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें टीचर का फैसिलिटी भी आपको प्राप्त रहेगा। आप ऑन द स्पॉट जो डाउट है उसको पूछ सकेंगे इन योर लाइब्रेरी स्टडी। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर, जो है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग है, और जो टीचर का रोल है, किस तरीके से जो टीचर का रोल है आज के ट्रांसफॉर्मिंग समय पे जो रोल है वो चेंज हो रहा है, और जो टीचर का कोर रोल होता है दैट इज टीचिंग, उससे डेविएट होके जो नॉन कोर फंक्शन है उसमें टीचर को ज़्यादा एंगेज करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से आप इस तस्वीर के ज़रिए समझ सकते हैं कि टीचर जो है वो क्विट कर रहे हैं। तो एक बात हमेशा ये रहती है कि जो टीचिंग प्रोफेशन है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। रीज़न बिंग कि जो सैलरी है वो अच्छी नहीं है, जो वर्किंग कंडीशंस है वो सही नहीं है। लेकिन अभी देखा गया है कि जो टीचर है वो क्विट करने का मेन रीज़न है कि उनके ऊपर जो एक्सेसिव बर्डन है ऑफ नॉन कोर फंक्शन, लाइक डेटा एंट्री करते रहना, देन डिफरेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को ट्रैक करते रहना, मिड डे मील को मैनेज करना, डिफरेंट इवेंट्स को कंडक्ट करवाते रहना। तो उससे क्या है, जो टीचर है वो एक शॉर्ट ऑफ एंजाइटी में चले जाते हैं, क्योंकि जब आप एक प्रोफेशन में रहते हैं तो आपका एक प्रोफेशनल कॉलिंग होता है एज अ टीचर कि आपको स्टूडेंट को अच्छी तरीके से बारीकी से पढ़ाना है, ताकि जो स्टूडेंट है वो देश का भविष्य को सुधार सके। तो उसमें जब टीचर को ये फील होता है कि टीचर वो नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव बर्डन ऑफ नॉन कोर एक्टिविटीज़, तो वही चीज़ इसमें डिस्कस की गई है, जो आज के समय पे एक बड़ा प्रॉब्लम बन के उभरा है। तो जो मेन आर्ग्यूमेंट है ऑफ दिस आर्टिकल, और सब्सटेंटिव जो पार्ट है ऑफ दिस आर्टिकल, यही कहता है कि टीचर्स आर इंक्रीजिंगली लिविंग, टीचर्स छोड़ रहे हैं जॉब को, प्रोफेशन, नॉट बिकॉज ऑफ लो सैलरी की वजह से नहीं, बट बिकॉज ऑफ देयर कोर रोल एज एजुकेटर इज बिंग सिस्टमेटिकली इरोडेड, कि उनका जो कोर फंक्शन है, टीचिंग लर्निंग जो मेथड है, वो आपका इरोड हो रहा है बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेशर बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट स्कीम। इवन आपके बिहार जैसे स्टेट में टीचर्स को आपके स्वच्छ भारत मिशन में जो ओपन डेफिकेशन करते हैं उसको भगाने के लिए भी टॉर्च लाइट लेके इनको घूमना पड़ता है। तो ये टीचर का जॉब नहीं है। स्टिल टीचर को क्या किया जाता है, इस जॉब में लगाया जाता है। तो टीचर का जो एक रोल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनका सोशल स्टेटस है, जो रेस्पेक्ट है, वो इससे डाइल्यूट होता है। तो आज के समय पे हम देख सकते हैं किसी प्रोफेशन में अगर जो डिग्निटी है वो अगर वो डिमिनिश हो रही है, वो है टीचर का जो जॉब है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म इनटू इवेंट मैनेजर, तो इनको इवेंट मैनेजर की तरह देखा जाता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर क्लार्क की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है उसमें ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इनका जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ टीचर्स टू नर्चर स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो रहा है। तो अभी ज़्यादा फोकस किस में है कि आपका इफिशिएंसी ऑफ डेटा कलेक्शन होना चाहिए, कंप्लायंस को फुलफिल करना है, इंस्टेड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन। तो जो रोल शिफ्टिंग है
रिकॉर्ड कीपर्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है टीचर्स को, उसकी वजह से टीचर्स डीमोटिवेटेड है। टीचर्स का जो ऑटोनॉमी है वो भी आपका लॉस हो रहा है बिकॉज एक्सेसिव प्रेशर है इन दिस रिजिड स्ट्रक्चर। देन ब्यूरोक्रेटिक एक बर्डन है कि आपका जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी टीचर्स के ऊपर, जो लोकल ब्यूरोक्रेसी है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालती है टीचर्स के ऊपर टू कीप रिकॉर्ड्स। इसी के वजह से उनके अंदर इमोशनल और साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेन है वो देखा जाता है। तो अभी आपका जो प्रेजेंट जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन के जो स्टूडेंट है, उनके डिजिटल इंटीग्रेशन की वजह से, डिफरेंट डिजिटल टूल की वजह से, उनके बिहेवियर में जो शिफ्ट है उसकी वजह से टीचर्स को प्रॉब्लम होता ही है। तो उसको टीचर्स ठीक करने के लिए उनको जो कोर जॉब है उसमें ज़्यादा समय देना पड़ेगा, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है उसकी वजह से वो ये जो इम्पोर्टेंट रोल है प्ले नहीं कर पा रहे हैं, और इससे हम देख सकते हैं जो जनरेशन है वो ज़्यादा एनेक्शियस हो रहा है। नेक्स्ट, जो टीचर का आपका वैल्यू है वो भी सोसाइटी पे कम हो रहा है। तो ये ऑब्वियसली एक क्या है, आपका बर्डन रहेगा। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। अभी ध्यान रखिएगा, जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो इसका कोर हमने देख लिया इसमें। आपको अगर अच्छा आइडिया है इन चीज़ों के ऊपर तो आपने ये आर्टिकल समझ लिया है पूरी तरीके से। लेकिन इसमें अभी और क्या चीज़ें हम देख सकते हैं, इसका हिस्ट्री देख सकते हैं, मतलब टीचर्स का रोल का हिस्ट्री देख सकते हैं। तो अगर ट्रेडिशनल रोल हम देखें, जो गुरु शिष्य परंपरा है, तो उसमें हमने नॉलेज को हमेशा ही वैल्यू की है, और जो नॉलेज इम्पार्ट करता है, जो हमारे गुरु होते हैं या फिर टीचर्स होते हैं, उनको सोसाइटी एंशिएंट समय से ही, जो गुरु है या फिर गुरुकुल के जो गुरु है, उनको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है बिकॉज दे आर इम्पार्टिंग नॉलेज, दे आर इम्पार्टिंग वैल्यूज, दे आर होल्डिंग दिस सोसाइटी, सोसाइटल वैल्यूज, कल्चरल नॉर्म्स। ओके, एक डिसिप्लिन सोसाइटी में वो बना रहे हैं। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में अगर देखें तो स्टेट रन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी बढ़ी। एजुकेशन को आपका फंडामेंटल राइट्स की तरह भी डिक्लेयर किया गया आर्टिकल 21A के ए में अंडर 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009 भी लाया गया। तो ये सभी चीज़ें आगे बढ़ने लगी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में। लेकिन आज के समय पे डिजिटल एज में अगर देखें तो जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है उसमें हम ये नो डाउट कि पेडागोजिकल इनोवेशन भी हो रही है, टीचिंग लर्निंग मेथड में भी डिफरेंट चेंजेस आ रही है, लाइक आपके डिजिटल इक्विपमेंट्स को यूज़ करना, हियरिंग एंड विजुअल एड्स का इस्तेमाल करना, ये सभी सही है। लेकिन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो आपका टीचिंग लर्निंग मेथड में जो डेटा कलेक्शन करना या फिर डेटा को मेंटेन करना, वो जो काम है, जो क्लरिकल जॉब है, वो टीचर्स के ऊपर अभी आ पड़ा है। क्योंकि स्कूल में क्या है, आपके स्पेशली प्राइमरी स्कूल में अगर देखें तो क्लरिकल पोस्ट बहुत कम रहती है, ना के बराबर ही रहती है। जो चौकीदार होते हैं वही रहते हैं, तो उनको तो ये सभी चीज़ें नहीं आती है। तो इसीलिए क्या होता है, टीचर को ही इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाता है। कभी टीचर अगर स्कूल जाते ही उसमें 6 घंटे की 7 घंटे की ड्यूटी में अगर 3-4 घंटे इसी में बिताएंगे तो जो पढ़ाई का उनका ड्यूटी रहेगा पढ़ाने का, वो काफ़ी निगेट हो जाएगा, 20-30% टाइम ही बचेगा। तो नेक्स्ट अगर देखें चैलेंजेस रिलेटेड टू द इशू क्या है, एक रोल कॉन्फ्लिक्ट देखा गया है कि जो रोल है वो अगर एक पर्टिकुलर इंसान प्ले नहीं कर सकता है तो उससे क्या है, उसके अंदर डिसकंटेंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन और एक बर्न आउट का फीलिंग आएगा। क्योंकि हम एक पर्टिकुलर जो रोल में अपने आप को एनरोल करते हैं, इसका मतलब सरकारी नौकरी करने का मतलब ये नहीं है कि जो सरकार है या फिर जो ब्यूरोक्रेसी है वो कुछ भी काम करवाएगी किसी भी व्यक्ति से। तो जो रोल के लिए, जो ड्यूटी के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन को आपका एम्प्लॉय किया गया है, और वो पर्टिकुलर पर्सन उसमें एम्प्लॉय इसीलिए ही हो रहा है क्योंकि उसको वो प्रोफेशन पसंद है। लेकिन उस प्रोफेशन से जब डाइवर्ट होकर दूसरा काम करना पड़ता है तो उसके अंदर क्या है, एंजाइटी, उनके अंदर एंजाइटी फील हो जाती है। तो एक्सेसिव नॉन टीचिंग वर्कलोड देखा जाता है, लैक ऑफ प्रोफेशनल ऑटोनॉमी जो ऑलरेडी देखा है, एक टेक्नोलॉजिकल बर्डन जो आज के समय पे देखा गया है, डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग, कॉपिंग विथ मॉडर्न स्टूडेंट इश्यूज। इसके अलावा भी मॉडर्न जो स्टूडेंट का इश्यूज है बिकॉज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो एंजाइटी देखी जाती है न्यू जनरेशन के अंदर, जो एक यूथ अनरेस्ट देखा जाता है या फिर चिल्ड्रन अनरेस्ट देखा जाता है, उसको कोप अप करने में टीचर समर्थ नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर टाइमिंग नहीं मिल पाता है। और जो एक सिस्टमेटिक एपैथी है वो भी देखी जा सकती है कि जो सिस्टम है वो भी टीचर्स को क्या करता है, उनके प्रति इनडिफरेंट एटीट्यूड
रखता है, या फिर उनको जितना वैल्यू करना चाहिए उतना वैल्यू नहीं देखा जाता है, स्पेशली इन आवर कंट्री, इन आवर सोसाइटी। जो की टर्म्स है, इवेंट मैनेजर्स की तरह टीचर्स को इस्तेमाल किया जाता है, फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना, कंपटीशंस को ऑर्गेनाइज करना, ये सभी ज़्यादा चलता है आज के समय पे, 21st सेंचुरी के अभी का जो दौर है, टेक्नोलॉजी का जो दौर है। रिकॉर्ड कीपिंग मतलब वही रिकॉर्ड रखना। एंशियस जनरेशन मीन्स जो जनरेशन क्या है, बहुत ज़्यादा एंशियस है बिकॉज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल एक्सपोजर की वजह से, ऑनलाइन बुलिंग की वजह से, आपके वायलेंस की वजह से। तो इसमें क्या है, टीचर को भी एक एंजाइटी झेलना पड़ता है, क्योंकि टीचर के रोल के ऊपर सवाल या निशान खड़ा होता है। नेक्स्ट है लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस से अगर देखें तो हमें एक ह्यूमनिस्टिक फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन को लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो आज के समय पे जो एजुकेशन है उसको हम काफ़ी यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक एजुकेशन को हम इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट है टू लिव अ मटेरियलिस्टिक लाइफ, कि पढ़ेंगे लिखेंगे और उसके बाद क्या होगा, एक अच्छी नौकरी होगी और उससे हम अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरी करेंगे। लेकिन एजुकेशन क्या है, इससे भी कहीं बढ़ के है। ये एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन है। पर्सन का माइंड, बॉडी, स्पिरिट या फिर सोल जो है, या फिर मॉरल, इंटेलेक्चुअल, सभी चीज़ों का डेवलपमेंट होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसीलिए एजुकेशन को क्या है, एक ह्यूमनिस्टिक फिलोसॉफी के ज़रिए देखना ज़रूरी है देन द यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव। तो जो ह्यूमनिस्टिक फिलोसॉफी है उसको हम जॉन डिवे साहब का जो थॉट है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो थॉट है, उसमें देख सकते हैं कि लर्निंग एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, इसको आर्टिफिशियल नहीं बनाना है। हॉलिस्टिक प्रोसेस के जरिए हमें फोकस्ड डेवलपमेंट करना है चाइल्ड का इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड मॉरल डेवलपमेंट में, जिसमें टीचर जो है उनका रोल रहता है टू वर्क एज अ प्रॉपर फैसिलिटेटर एंड एज अ गाइड, ताकि स्टूडेंट का वेलबींग हो सके, उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो कल्टीवेट हो सके। बस इसी पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है कि उनको बस एक आपका ह्यूमन रिसोर्स बनाना है ओनली इन इकोनॉमिक सेंस। देन ब्यूरोक्रेटिक यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से अगर देखें तो टीचर्स को क्या है, आपके एक यूटिलिटी या फिर एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लाइक रिकॉर्ड कीपिंग या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर की तरह। तो वो चीज़ हम इसमें देख सकते हैं फिलोसॉफिकली। नेक्स्ट, इसका अगर डायमेंशन हम देखें तो सोशल डायमेंशन से टीचर का जो रोल है इरोड हो रहा है, सोसाइटी में जो वैल्यू है उनकी वो इरोड हो रही है। पॉलिटिकली अगर देखें तो जो आपका ये एक गवर्नेंस इशू है कि ये जो एजुकेशनल गवर्नेंस है उसको हम अच्छी तरीके से, हॉलिस्टिक तरीके से गवर्न नहीं कर पा रहे हैं। जो डिफरेंट इंडिविजुअल का रोल है उसको हम कैटर नहीं कर पा रहे हैं। जो एक डिफरेंस होना चाहिए रोल में वो वो डिमिनिश होते जा रहा है। लीगली अगर देखें तो जब भी किसी प्रोफेशन में कोई एक पर्टिकुलर इंसान इन्वॉल्व होता है तो उसका कुछ सर्विस कंडीशन रहता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति जिस काम के लिए इन्वॉल्व हुआ है, जो रोल है उसका, उसी रोल में उनको नियोजित रखना चाहिए और उसी के लिए उनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए। जब उनको अलग रोल दे दिया जाएगा तो उनका जो प्राइमरी रोल है उसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा फिर, क्योंकि उनको दूसरा रोल दे दिया और पहला रोल के लिए भी जो फेलियर होगा उसके लिए भी वही अकाउंटेबल रहेंगे। नेक्स्ट है एथिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो अल्टीमेटली ये हार्म किसका हो रहा है, चिल्ड्रंस वेलबींग का, उनकी लर्निंग का, और अल्टीमेट हार्म है ये सोसाइटी का। नेक्स्ट, इंटरनेशनली अगर देखें तो टीचर का जो रेजिग्नेशन है एक ग्लोबल फेनोमेना बनता जा रहा है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रोल ऑफ टीचर्स एज अ नॉलेज प्रोवाइडर और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर सोसाइटी, जो वैल्यू को, कल्चर को इम्पार्ट करते हैं इन स्टूडेंट्स। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो आपका एजुकेशन है वो सिर्फ इकोनॉमी के इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से ही इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको सिर्फ इकोनॉमी के हिसाब से ना देख के हमें हॉलिस्टिक ह्यूमन डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, ताकि सोसाइटी में वो एक अच्छे नागरिक बन सके या फिर मेंबर बन सके, कल्चर को अपहोल्ड कर सके, मॉरल वैल्यूज़ रख सके, इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर सके, पॉलिटिकली क्रिटिकल सोच को डेवलप कर सके, वगैरह वगैरह हम देख सकते हैं। बाकी आप अगर खुद से पढ़ रहे हैं घर पे तो आपको कौन सी किताबें पढ़नी ज़रूरी है, पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, वो चीज़ें इसमें मेंशन की है। देन जो सिलेबस है हमारे एग्ज़ाम का, उसमें आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिफरेंट चीज़ों से लिंक करके देख सकते हैं। एजुकेशन का रोल इन सोसाइटी, एजुकेशनल गवर्नेंस,
what constitution speaks about education, how education will cultivate social justice. तो इन सभी चीज़ों के पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं, एथिकल पर्सपेक्टिव से, इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि एजुकेशन जो क्या है, आपका एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड को कल्टीवेट करता है इन अ स्टूडेंट, ओके, जो आगे बढ़ के सोसाइटी में चीज़ों को अफोल्ड करता है। तो अभी वे फॉरवर्ड हमको लिखना होगा एग्जाम में, मेंस में, चाहे वो आपका एसए पेपर हो या फिर अदर डिफरेंट जीएस पेपर हो फ्रॉम 1 to 4। तो उसमें हमें क्या करना है, वे फॉरवर्ड में ये सभी चीजें मेंशन करनी है कि टीचर का जो ऑटोनॉमी है उसको आपका बढ़ाना है, टीचर का रोल जो है उसको डिस्टिंग्विश करना है और पर्टिकुलर रोल में ही उनको रखना है। उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है टीचर के ऊपर, दैट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। रीपर्पोज करना है टेक्नोलॉजी फॉर पेडागोजी। तो जो टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर की तरह टीचर्स को इस्तेमाल किया जाता है, ये टीचर का रोल नहीं है। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे टीचर, लेकिन फॉर व्हाट पर्पस, फॉर पेडागोजिकल डेवलपमेंट पर्पस। इन्वेस्ट करना है टीचर्स ट्रेनिंग में, कि टीचर को ट्रेन करना है, क्यों, ताकि वो डिजिटल टूल्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वर्चुअल रियलिटी हो, विजुअल और ऑडियो एड हो, इनको इस्तेमाल कर सके बेटर तरीके से इन टीचिंग लर्निंग मेथड। और जो सक्सेस का मैट्रिक्स है उसको चेंज करना है, उसको सिर्फ हमें एनरोलमेंट, रिपोर्ट, कंप्लायंस के हिसाब से ही नहीं देखना है कि किस तरीके से एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट हॉलिस्टिकली डेवलप हो रही है, वो देखना जरूरी है। प्लस जो क्लरिकल पोस्ट है उनको क्रिएट करना जरूरी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर को, चाहे इसको आउटसोर्स किया जाए कि डिफरेंट जो आपकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनको आउटसोर्स करने दे दिया जाना चाहिए, ना कि टीचर्स के ऊपर ज़्यादा बर्डन देना चाहिए। बाकी एक क्वेश्चन इसमें मेंशन किया गया है, तो इसका आंसर भी दिया गया है, ये मॉडल आंसर है, तो इसके हिसाब से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप इससे भी बेटर सॉल्व कर पाएंगे आफ्टर रीडिंग दिस आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल बात करता है द गल्फ बिटवीन गांधी एंड आस। तो हाल ही में गांधी जी का गांधी जयंती हमने सेलिब्रेट किया, 156th उनका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुआ है। तो गांधी जी के जो आइडियाज है, जो थॉट्स है, जो फिलोसॉफी है, उसके बीच और आज के प्रेजेंट जनरेशन के बीच कैसा एक गल्फ है, एक दूरी क्रिएट हो गई है, जो हम गांधी जी को सेलिब्रेट करते हैं उनके बर्थ एनिवर्सरी में या फिर एग्जाम में आंसर लिखने में, लेकिन उनका जो आइडियोलॉजी है, फिलोसॉफी है, उसको हम रियल लाइफ में अपने अंदर इनकलकेट या इम्बाइब नहीं करते हैं। अगर कर सकते हैं तो उससे क्या है, वर्ल्ड में पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, सोशल जस्टिस, इक्विटी, ब्रदरहुड, सिस्टरहुड, सभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ओके, तो इसमें जो आर्टिकल है स्पेशली उनके जो आइडियाज़ हैं उसमें उनको रियलिटी में फॉलो नहीं किया जा रहा है, और अगर किया जाता है तो उससे हम जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं, वही चीज़ें इसमें मेंशन की है। तो अभी जो गल्फ है अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि जो गल्फ है आज ही क्रिएट हुआ है, वो गल्फ पास्ट में भी देखा गया था। तो ड्यूरिंग अगर फ्रीडम स्ट्रगल देखें तो जो गांधी जी का जो आइडिया था नॉन वायलेंस एंड अहिंसा का, कि नॉन वायलेंस, अहिंसा, सत्याग्रह, कि ट्रूथ का जो फोर्स है उसमें सोसाइटी को चलना चाहिए, कि ह्यूमन का वैल्यूज ही होना चाहिए, नॉट टू हार्म अदर्स, मीन्स अहिंसा, नॉट टू हार्म नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट ऑल्सो एनिमल और द नेचर। तो इसमें गांधी जी ने क्या गलत कहा कि वो सभी चीजें हम मानते हैं ना कि हमारे ऊपर वायलेंस नहीं होना चाहिए, इसका मतलब दूसरे के ऊपर भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। तो वो आइडियाज़ हम आज के समय पे यूज़ कर सकते हैं। एनिमल्स के ऊपर वायलेशन अगर होता है तो हमें कितना बुरा लगता है, या फिर नेचर जब कटता है, ओके, ये जब बिखरता है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी, तो हम कितना प्रोटेस्ट करते हैं। तो उसमें जो गांधी जी का जो आइडिया है वही तो हम देख सकते हैं आज के समय पे। लेकिन हिस्ट्री में अगर हम डिस्कस करें तो जब आपका गांधी जी ने नॉन वायलेंस का कॉलिंग दिया था सभी को, तो उस समय भी काफ़ी जो यूथ थे या फिर लीडर्स थे वो गांधी जी के आइडियोलॉजी के साथ अलाइंड नहीं करते थे। जैसे रेवोल्यूशनरी जो थे हमारे देश में, जैसे आपके भगत सिंह हो, लाला लाजपत राय जी हो, ओके, बटुकेश्वर दत्त जी हो, या फिर और डिफरेंट अदर लीडर्स इंक्लूडिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। तो इनके आइडियोलॉजी में क्या था, डिफरेंस था। तो गल्फ तो पहले भी था, लेकिन आज के समय पे जो हम गल्फ क्रिएट कर रहे हैं वो सोसाइटी के लिए सही नहीं है, क्योंकि गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करके वर्ल्ड में पीस लाई जा सकती है। जैसे रशिया यूक्रेन वार हो, इजराइल हमास का जो टेंशन है, इन सभी चीज़ों को हम दूर कर सकते हैं जस्ट बाय फॉलोइंग गांधीज आइडियाज।
तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अगर देखें तो गांधी जी का जो आइडिया था उसका हमने एक क्या है नेग्लिजेंस देखा इन दी हॉरर ऑफ पार्टीशन, कि कितना ज्यादा वायलेंस हुआ था, लाखों में लोगों की जान गई थी। तो वो हम देख सकते हैं कि गल्फ उस समय भी देखा जाता था। पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी अगर देखें तो गांधी जी को फादर ऑफ नेशन रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो फादर ऑफ नेशन अगर रिकॉग्नाइज किया जाता है तो उनकी जो आइडियोलॉजीज है दैट नीड्स टू बी एडहेयर्ड बाय आवर पीपल, क्योंकि ग्लोबली अगर हम देखें तो गांधी जी के आइडियाज को किस देश ने फॉलो नहीं किया है। बहुत सारे देशों ने गांधी जी का आइडिया को फॉलो करते हुए अपने देश में, अपने सोसाइटी में इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी को अचीव किया है, इंडिपेंडेंस को अचीव किया है। फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका में देखें तो नेल्सन मंडेला जी, फिर आप अमेरिका में देखें तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, फिर अगर आप म्यांमार में देखें तो आंग सान सू की जी। तो ये इस तरीके के हम बहुत सारे लीडर्स को देख सकते हैं जिन्होंने गांधी जी के जो आइडियोलॉजी है उस पे चल के काफ़ी बड़ी जो अचीवमेंट है वो अचीव की है, एट पर्सनल लेवल ऑल्सो, एट सोशल लेवल ऑल्सो, एट पॉलिटिकल लेवल ऑल्सो। तो इसीलिए कंटेम्पररी टाइम्स में उनकी जो आइडियाज है लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में गांधी जी का जो आपका आइडिया है सिंपल लिविंग, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मटेरियलिज्म को मिनिमाइज कर सकते हैं, कंज्यूमरिज्म को मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। दूसरा अगर देखें जो सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है, वेल्थ की इनइक्वालिटी है, उसको हम दूर कर सकते हैं गांधी जी का जो आपका आइडिया है, आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप। फिर सभी का वेलफेयर कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं बाय द आइडिया ऑफ सर्वोदया, कि सभी का वेलफेयर होना है, अंत्योदया, लास्ट का पर्सन भी नहीं छूटना चाहिए। फिर गांधी जी के जो 7 सीन्स है जैसे वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, तो ये सभी चीजें क्या आज के समय पे नहीं चाहिए क्या? ऑब्वियसली चाहिए। और ये सभी आइडियाज अगर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो हमारा देश, पूरी जो विश्व है, उसकी जो इंसान है, ह्यूमैनिटी है, वो हम बचा सकते हैं। तो उसमें जरूरी है कि हम क्या करें, जो गांधी जी का आइडियाज है, और ऐसे आइडियाज भी गांधी जी ने नहीं दिए हैं कि जो एक आम आदमी या फिर कॉमन मैन उसको फुलफिल नहीं कर सकता है। ऑब्वियसली कर सकता है, क्योंकि गांधी जी ने ये आइडियाज मास के बीच में रह के ही दी है और खुद से फॉलो भी किया है। उनके आइडिया सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकली उन्होंने इन चीजों का इस्तेमाल करके हमें दिखाया है। तो गांधीजिम क्या है, गांधीयानिज्म क्या है, गांधी जी का आइडिया जो है। सत्याग्रह क्या है, ट्रूथ का फोर्स है, कि सच के ऊपर क्या है, जो सच है, जो ट्रूथ का फोर्स है, वही ईश्वर है। तो अभी हम सभी ईश्वर की आराधना करते हैं और वायलेंस भी करते हैं, या फिर जेलसी भी रखते हैं, या फिर इनइक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं, या फिर कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। तो उससे क्या है, हमें भगवान अचीव नहीं होने वाले हैं। भगवान अचीव होने के लिए हमें सच का सामना करना पड़ेगा, सच का सहारा लेना पड़ेगा, जो ट्रूथ फोर्स है उसको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। अहिंसा, प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस टुवर्ड्स ऑल लिविंग बीइंग, वो चाहे इंसान हो, पेड़ पौधे हो, या फिर जानवर हो, सभी के लिए कंपैशन रखना, मन में लव रखना, करेज रखना। स्वराज का लिटरली जो गांधी जी का स्वराज है, तो इसका लिटरल मीनिंग है सेल्फ रूल। तो सेल्फ रूल इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ रिलायंस। तो इसमें क्या गलत कहा, तो ये आइडियाज हमें यूज करनी चाहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट में हम देख सकते हैं कि गांधी जी का जो आपका मॉडल फोर्स था, एक कॉल में पूरा देश उमड़ पड़ा था आज़ादी के वार के लिए। दूसरा अगर हम देखें तो जो वायलेंस थी, गांधी जी के खड़े होते ही वायलेंस भी डिमिनिश हो गया था। तो इतना ज़्यादा फोर्स था गांधी जी के अंदर, विदाउट एनी वायलेंस गांधी जी का प्रेजेंस ही काफ़ी ज़्यादा था। तो लॉजिकल बेस अगर देखें तो इसमें एक एनालॉजिकल रीजनिंग दिखाया है। एनालॉजिकल रीजनिंग में जो गल्फ है वो पास्ट में भी था, ड्यूरिंग गांधी जीज ओन टाइम, तो उस समय कम था, लेकिन आज के समय जो गल्फ है वो काफ़ी ज़्यादा है। और भी इसमें और फिलोसॉफिकल बेस देखे तो डियोंटोलॉजी वर्सेस कंसिक्वेंशियलिज्म। तो डियोंटोलॉजी क्या कहता है कि ड्यूटी बाउंड होना चाहिए, मतलब जो राइचियस एक्शन है उसको हमें लेना चाहिए। तो गांधी जी ने राइचियस एक्शन लेके दिखाया था कि नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ के जरिए जो एंड है इंडिपेंडेंस को अचीव किया था। लेकिन आज के समय पे हम देखें तो हम डियोंटोलॉजी पे कम ध्यान देते हैं और टेलियोलॉजी या फिर कॉन्सिक्वेंशियलिज्म में ज़्यादा ध्यान देते हैं, कि चाहे कोई भी मीन्स हो,
सही गलत उसका फर्क नहीं पड़ता है, अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो निकलना चाहिए। तो अगर आप गलत रास्ते से एक अल्टीमेट रिजल्ट पे अचीव करना चाहते हो तो उससे क्या है, आपका जो कंसिक्वेंस है वो एक समय के लिए अच्छा दिख सकता है, बट इट कैनॉट बी इटर्नल, उसमें बाद में समस्या आएंगी। तो इससे हम क्या है, गांधी जी का जो भी आइडियाज है उनको सोशली, पॉलिटिकली, एथिकली, लीगली, इकोनॉमिकली, इंटरनेशनली समझने का हमने कोशिश किया। बाकी जो भी चीज़ें मैंने पास्ट में बताई अभी थोड़ी पहले, उसको आप इसमें लिंक करके देख सकते हैं। जैसे इंटरनेशनली मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, इकोनॉमिकली स्वदेशी सेल्फ रिलायंस का जो अभी का आइडिया है ऑब्वियसली इस्तेमाल हो रहा है। लीगली अगर देखें तो अनजस्ट रूल्स को नहीं मानना है, जो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दिखाया था। एथिकली अगर देखें तो गांधी जी का जो नॉन वायलेंस है अर्थात अहिंसा, इंसिस्टेंट ऑन ऑन ट्रूथ, ये सभी चीजें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट एक इसमें लिंक दिखाया गया है जो आपका सिलेबस है उसके साथ और डिफरेंट एनसीईआरटी बुक्स के साथ। वे फॉरवर्ड में हम क्या कर सकते हैं, मूव फ्रॉम रेवरेंस टू प्रैक्टिस। तो जो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं गांधी जी का जो आइडियोलॉजी है उसको हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं। एंगेज कर सकते हैं विथ गांधी क्रिटिकली। तो क्रिटिकली अगर हम गांधी जी को देखें तो हम ये प्राप्त करेंगे कि यस, गांधी जी के जो आइडियाज है दैट आर रेलेवेंट इन टुडेज टाइम। इंटीग्रेट कर सकते हैं गांधीयन वैल्यूज इन एजुकेशन, और इंडिविजुअल हम रेस्पॉन्सिबिलिटी को प्ले कर सकते हैं कि जैसे गांधी जी ने किया था, कि गांधी जी ने एक कथन कहा था कि बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, कि आप खुद ही वो चेंज बन जाओ जो आप देखना चाहते हो इस दुनिया में। और इसी के साथ एक गांधी जी का ऊपर एक क्वेश्चन भी है जो प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि आ सकती है। इस तरीके का क्वेश्चन ना भी आए तो ये डिफरेंट जो आइडियाज है इससे आप क्वेश्चन का आंसर बुन सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ अभी का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, कल के जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहेंगे। इसका जो पीडीएफ है ऑलरेडी ग्रुप में दे दिया गया है, उसमें कई ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। तो मैं सभी आर्टिकल्स को नहीं समझाता हूँ, दो तीन आर्टिकल समझाता हूँ जिससे आपका जो समझ है वो बेहतर बने और बाकी आर्टिकल्स को आप खुद से भी समझ सके। और हर आर्टिकल का जो मतलब रिपीटेशन है वो होते रहता है। ओके, तो इसीलिए आप कंटिन्यू रखिए, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और ऑब्वियसली आप भरोसा रखिए, अच्छे से पढ़िए, हॉलिस्टिकली पढ़िए, हार्डवर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन नियर फ्यूचर। इसी के साथ आज का डिस्कशन इसी में समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।